तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ प्लेस वेयर आपको कुछ भी नहीं करना, लिटरली सुबह उठना है और रात को सोना है, और एक ऐसी आपकी इनकम स्ट्रीम है जो आपके सारे खर्चों को टेक केयर कर रही है। इसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपने अपना समय खरीद लिया। आज मैं मंडे को चाहिए तो ऑफिस में काम ना करूं, मैं अपना कोई काम ना करूं, 2 महीने की छुट्टी पे चला जाऊं, कुछ मेरे को रोकेगा नहीं क्योंकि मेरे पास इनफ पैसा है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम व्हेन वी बाय आवर ओन टाइम, जब हमने अपना समय खरीद लिया जो हम पहले बेचते थे। ठीक है। दूसरी चीज हो गई फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं पा पाते। देखिए, मैंने ना एक व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे, उनकी तनख्वाह सुन के आप हैरान हो जाओगे, देश में मेरे को लगता है 0.1% लोगों की इतनी तनख्वाह होती है। उनकी तनख्वाह थी 7 लाख रुपया महीना, 7 लाख रुपीस पर मंथ। मैंने जैसे कहा कि इस देश में शायद 0.1% लोगों की, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, पूरे देश की नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स में 0.1% ऐसे लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 7 लाख रुपए महीना होगी या उससे ज्यादा होगी। वो व्यक्ति की 20-22 तारीख को पैसे खत्म हो जाते थे और वो उधार पे जीता था। ओके। तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो 7 लाख रुपए महीना पाने के बाद भी सिर्फ 20-22 दिन निकाल पाता है, अगले 8-9 दिन नहीं निकाल पा रहा था बेचारा। और मैंने एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो 50,000 रुपए कमाता था पर उसमें से भी 10 से 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता था। तो सेविंग्स एंड योर फाइनेंशियल जर्नी, जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ हाउ मच यू अर्न। आप कितना कमाते हो उसका फैक्टर नहीं है, आप कमाए हुए पैसे से करते क्या हो ये उसका फैक्टर है। आज लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए उड़ी मारनी है ऊपर से, 50,000 रुपए जाके दुबई में दे देंगे, चलो अपन कूद लेते हैं एक बार, 25,000 की तनख्वाह होगी, 50,000 रुपए दे देंगे, तो कैसे करेंगे, ईएमआई पे करेंगे। तो आपने वो पैसा जो निवेश होकर आपको आगे बढ़ा सकता था, उस पैसे को छोड़ दिया और उसकी जगह आपने पे एक लायबिलिटी ले ली ताकि आप इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज डाल सको। आप जिंदगी में कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। और फिर आप कर्ज करोगे, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि लोग इनकम इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओनली एंड ओनली हाउ यू मैनेज योर इनकम, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसलिए कुछ लोग 50,000 से 75,000 की पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग 2, 3, 4 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ, पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको मैनेज ही नहीं करना आता अपना पैसा। तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने जो बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, वो ये है कि हम क्यों नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पा रहे। क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली ना खर्च करना आता है, ना हम लोगों को निवेश करना आता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। मैं आपको प्रूफ के साथ जनरली बता सकता हूं। आज तो हम बैठे हुए हैं, कभी और कुछ बोर्ड पे करें या कुछ एक्सेल शीट्स पे करें, तो कि एक व्यक्ति अगर 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह से चालू करता है अपना करियर, तो वो 20 साल की जर्नी में मिनिमम ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करे, सही से जिए, अच्छे से स्पेंड भी करे, सब कुछ करने के बावजूद भी 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस इजीली खड़ा कर सकते हैं। 25,000 रुपए महीने की सैलरी वाला। हाँ, जो स्टार्ट करता है 25,000, फिर धीरे धीरे उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, 10% बढ़ती है, सालाना सैलरी बढ़ने लग जाती है, फिर आदमी अपस्किल होता है तो और तनख्वाह बढ़ती है। अगर वो सारे लाइफ के अजम्पशंस को लिया जाए, तो मेरी लाइफ के अजम्पशंस थे, मैं कोई आईआईटी से नहीं पढ़ा, मैं कोई आईआईएम से नहीं पढ़ा, मैं कोई टॉप 1% कैंडिडेट नहीं था इस देश का, नॉर्मल इंजीनियरिंग करी, नॉर्मल एमबीए करी, पर आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाया क्योंकि मेरी स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स ऐसी थी जिसने मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट किया। तो एक 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर सही जर्नी पकड़ ले, 20 साल की उम्र में वो स्टार्ट करता है, तो 40 साल की उम्र तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाता है। और आप ही की एक वीडियो थी सागर जी, जो मेरे किसी दोस्त ने भेजी थी, वो बहुत इंस्पायरिंग वीडियो, मैं बहुत लोगों को फॉरवर्ड करी। वो थी कि एसडब्ल्यूपी मतलब मुफ्त की सैलरी, बिना नौकरी के सैलरी। हाँ, बिना नौकरी के सैलरी। हाँ, तो ये एसडब्ल्यूपी जो है ना, ये सबसे अंडररेटेड पैसिव इनकम है इस देश की। अगर आज एक व्यक्ति, मजेदार आपको एक बात बताता हूं, अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए महीना एक एसआईपी में डाले 20 साल के लिए, उसके बाद वो अगले 20 साल के लिए 2 लाख रुपए महीना उसी एसआईपी में से निकाल सकता है। किस बात की कंप्लेंट है भाई? क्या क्या रोक रहा है आपको ये करने से? 20,000 रुपए नहीं डाल सकते? चलो आज आप 5,000 से स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे रैंप अप करो, 7,000 ले जाओ, 10 ले जाओ, 12, 15, 18, 22, 25, 30 ले जाओ। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो आप अगर 20,000 रुपए महीने 20 साल डालते हो, तो उसके बाद 2 लाख रुपए महीने 20 साल निकाल सकते हो यार। अगले 20 साल, अगले 20 साल, हर महीने, साल का नहीं बोल रहा मैं। यानी कि आपने डाला 48 लाख, आप निकालोगे 4 करोड़ 80 लाख। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसके बाद भी कॉर्पस बचा रहेगा, और उसके बाद भी उम्मीद है कि कॉर्पस थोड़ा सा बचा रहेगा। अगर उसने 1.5 लाख निकाला तो डेफिनेटली कॉर्पस बचा रहेगा, 5-6 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाएगा उसका। मतलब आप सोचो, वो पावर है कंपाउंडिंग की, जो लोग नहीं, उनको चाहिए कल पैसा बन जाए, परसों पैसा बन जाए, आज मैं ऊपर से कूद जाऊं, लोगों को फोटो दिखा दूं। अरे 4 लाइक्स 10 लाइक कितने, अगर एक फोटो पे आपके 100 लाइक आ गए और आपने 50,000 रुपए डाल दिए, तो यार आपको तो 500 रुपए की 1 लाइक पड़ी यार। 500 रुपए 1 लाख, यस। तो अगर तो लोग है ना यूनिट लेवल पे नहीं जाएंगे, ये सब चीजें नहीं देखेंगे, तो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? और 500 रुपए 1 लाख तो पड़ी, लेकिन बदले में मिला कुछ भी नहीं। और मिला कुछ भी नहीं कि भाई कोई काम दे देता आके उसके चक्कर में, या तुम्हारे को अच्छा अगली बार दुबई टूरिज्म बोलता कि अगली बार उड़ी मारोगे तो हम तुमको 50,000 रुपए हम अपनी जेब से देंगे। तो यू नो, ये सब चीजें लोगों को देखनी पड़ेंगी कि आप अपना घर संवारो, आप अपने आप को ठीक करो, हाँ शौक पूरे करो, शौक पूरे करने के मेजर्स रखो। वो उनके देखिए, हर चीज का जो रूल बना देगा, जैसे हमारे जब हम गाड़ी लेके जाते हैं
और हम फरीदाबाद बॉर्डर पे हैं, तो फरीदाबाद बॉर्डर पे अंदर जाने के लिए आपको टोल देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह आपको लाइफ में भी बहुत सारे टोल गेट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें इनकम का टोल गेट होगा, एक्सपेंस का टोल गेट होगा, लीजर का टोल गेट होगा कि मैं लेजर एक्सपेंसेस कब करूंगा, मैं हैंडबैग कब खरीद सकता हूं, मैं एक 40,000 रुपए का टूमी का बैग कब खरीद सकता हूं। खरीद सकते हो, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, तो बेसिकली क्या है, मेरा एक डेफिनेशन है कि आपकी औकात होनी चाहिए। ये बड़ा रफ वर्ड है ये, पर औकात की एक डेफिनेशन है। औकात की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं एक आज टूमी का बैग लेने जाता हूं, टूमी एक बहुत हाई ब्रांड अच्छा बैग है, मिनिमम हल्का सा भी बैग उसका 50-60 हजार रुपए का आता है, मेरे को लेना है जी, मेरे जीवन में मेरे को चाहिए था, तो 50-60 हजार रुपए का अगर मुझे बैग लेना है, तो औकात का मतलब यह है क्या मैं ये बैग बिना मेरे को प्रॉब्लम हुए 2 बार ले सकता हूं। ओके, अगर तो मैं ये 2 बार ले सकता हूं, तो मेरी आज औकात है इस बैग को लेने की। मुझे मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मेरे पे ईएमआई चढ़ जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि आगे का मेरा रनवे खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे मैं हिल जाऊंगा। तो अगर मैं नहीं हिलता, तो मैं डेफिनेटली अगर मैं 2 बार उस बैग को खरीद सकता हूं, तो मैं एक बार तो खरीद ही लूंगा। तो पहला ये डेफिनेशन है औकात का। दूसरा है, अगर आपको रियली कुछ बिल्ड करना है, तो आप रूल ये बना लो, कोई भी लीजरली एक्सपेंस में करूंगा वो मैं पैसिव इनकम से करूंगा, एक्टिव से नहीं करूंगा। अगर मैं नौकरी करके पैसे कमा रहा हूं, अगर मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बेच रहा हूं, एफर्ट डाल रहा हूं, कभी बीमार हो जाता हूं, कभी दोस्तों के साथ नहीं जा पाता, कभी मां बाप के साथ समय नहीं खर्च कर पाता, तो मैं क्यों उस पैसे को ऐसी जगहों पर डालूं जहां कोई आउटपुट नहीं है। तो उस पैसे को ऐसी जगह डालो जहां आउटपुट है, और उस आउटपुट से आप जो है वो लग्जरी खरीदो। पैसिव इनकम ना लोग बोलते हैं टाइम लगेगा बनने में, सागर जी बहुत टाइम नहीं, बकवास है। तो सबसे बड़ी बात यही। हाँ, अरे भाई 500 रुपए की अगर आपकी पैसिव इनकम होती है, 500 रुपए की मैं कह रहा हूं, तो आपका नेटफ्लिक्स फ्री हो गया। ऐसे देखो, आपने अगर 2,000 रुपए की पैसिव इनकम करी, तो आपकी चाय फ्री हो गई। अगर आप 5-7 हजार रुपए का 10,000 रुपए की पैसिव इनकम पे आ गए, तो आपका राशन फ्री हो गया। तो लाइफ के कुछ छोटी छोटी चीजों को आप अपने पैसिव इनकम से नॉक ऑफ कर सकते हो। इंटरनेट का बिल हो गया। क्या तरीके हो सकते हैं पैसिव इनकम बनाने के? देखिए, पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके, तो जैसे एक बोला मैंने कि एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत अंडररेटेड तरीका है, लोगों को इसकी अभी समझ नहीं है। आपकी वो वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से, मेरे को लगता है कि आपको आई बटन पे डाल देनी चाहिए वो वीडियो, डेफिनेटली डल जाएगा। वो वीडियो मेरे को लगता है बहुत इंस्पायरिंग थी, क्योंकि उस तक में बताया गया था कि वो कॉर्पस से आप कैसे जिंदगी भर पैसा खींचते रह सकते हो, और वो कॉर्पस बढ़ता रहेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज पैसिव इनकम की होगी, आजकल ना बड़े इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए। पहले क्या होता था, आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एकमात्र एफडी होती थी। अच्छा, एफडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कम रेट दे देगा, कोई प्राइवेट बैंक ज्यादा दे देगा, तो थोड़ा बड़ा चलता रहता था, ठीक है। अब क्या ही चलेगा, कोई 6.5 दे रहा है, कोई 7.5 दे रहा है, तो कोई ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं। पर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैं कुछ नाम ले देता हूं, जैसे विल्ट वेल्थ है, जैसे ग्रिप इन्वेस्ट है, जिराफ है, उसके बाद आपका पावर अप है, उसके बाद पर एनम है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आज छोटी मिड साइज कंपनीज, थोड़े लार्ज साइज कंपनीज के बॉन्ड्स इशू होते हैं। ये बॉन्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन। एक कंपनी है ब्लू स्मार्ट, मोबिलिटी की कंपनी, आज आपने भी देखी होगी, दिल्ली एनसीआर में प्रिवेल करती है। बड़ी अच्छी वो व्हीकल्स, उबर है बेसिकली, उबर ही है, पर सिर्फ ग्रीन व्हीकल्स है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जब उनको कंपनी बनानी थी, तो उनको बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए थे। अब व्हीकल्स मतलब बड़ा केपेक्स, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, एक व्हीकल 8-10 लाख रुपए का आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम क्या करते हैं, हम है ना जनता के पास जाते हैं, हम जनता के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई सागर जी आपके पास 10 लाख रुपए हैं। हाँ जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तो आप एक काम करो जी, एक गाड़ी हमारे को खरीद के दे दो आप। हम उस 10 लाख रुपए पे आपको 15% का IRR देंगे। IRR का मतलब कैसे होता है कि जैसे होम लोन का किस्त होती है, अब आपने जो उनको गाड़ी लेके दी, वो 10 लाख रुपए उनके ऊपर होम लोन हो गया, एक तरीके से कार लोन हो गया, जो भी कह दो, और वो अगले 3 से 4 साल में आपको 15% का लगा के रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से एक EMI दे देंगे। तो अब आप उनके बैंक बन गए। जो बैंक काम करता है, जो बैंक एक होम लोन देता है और उसको 20 साल तक किस्तें आती हैं। अब क्या हुआ, सागर जी ने 10 लाख रुपए दिए, और सागर जी को अब वो साल का 15% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से एक EMI का शेड्यूल बांध देंगे, और 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने में आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो यानी कि जो पैसा 10 लाख आप FD में रखते थे, और उस FD में आप 6.5-7% कमाते थे, अब 15% अब वो 14 से 15% उसको देने लगे। इसी तरीके से उन्होंने बहुत अपना एक्सपेंशन किया। आज भी मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म शायद ग्रिप इन्वेस्ट था, तो ग्रिप इन्वेस्ट के माध्यम से, क्योंकि उनके पास तो जनता है नहीं, तो ग्रिप इन्वेस्ट बीच में आ जाता था, और वो ब्लू स्मार्ट को बोलता था, सुनो भाई मेरे पास बहुत जनता है, मेरे पास सागर जी भी हैं, संजय जी भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25,000, 10 लाख, 20 लाख डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इन सबको इकट्ठा करता हूं आपके लिए, और आपको गाड़ियां भर भर के लाके देता हूं। आपका काम है उन गाड़ियों को चलाना, रोटेट करना। तो उसको क्या हुआ, उसको कैपिटल मिल गया, उसको गाड़ी मिल गई, और उसको गाड़ी मिल गई 4-5 साल के उस पे इंटरेस्ट पे, तो वो आराम से। अच्छा, अगर वो बैंक के पास जाता, बैंक उसको देता ही नहीं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, उस कंपनी की एक्सट्रीम क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं। तो आपने भी रिस्क लिया, मैंने भी रिस्क लिया, पर रिस्क की जगह मुझे 7 की जगह 15 तो मिला। तो वो मेरे को लगता है कि एक नया दौर आ रहा है भारत में, और अब ऐसे बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आम आदमी कहां जाए, कौन सी वेबसाइट? तो मैं आपको बताता हूं, जैसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मैं कुछ नाम लूंगा वंस अगेन। जैसे जिराफ करके एक प्लेटफॉर्म है, जिराफ के बाद आपका पर एनम करके एक प्लेटफॉर्म है,
एक प्लेटफॉर्म है विंड वेल्थ करके प्लेटफॉर्म है, एक पावर अप करके प्लेटफॉर्म है, एक उसके बाद ग्रिप इन्वेस्ट करके प्लेटफॉर्म तो है। इन पे ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल मिल जाएंगे और उसमें उनके रिस्क लिखे होते हैं, कंपनी का प्रोफाइल लिखा होता है, रेटिंग की होती है, सब कुछ होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं वो। उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है यार ये कंपनी मुझे ठीक लग रही है, इसमें रिस्क कम है, तो मैं इस कंपनी का बॉन्ड खरीद लेता हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए है जी, मैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लेता हूं। कुछ मोटा मोटी पैरामीटर जो आम आदमी को समझ में आए वो देखना चाहिए हमारे को। देखिए, एक तो वो जनरली क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग करते हैं तो BBB+ रेटिंग से ऊपर होना चाहिए, पहली बात तो। जनरली ये प्लेटफॉर्म्स BBB+ से नीचे लेते भी नहीं है, क्योंकि इनकी भी साख जो कहते हैं और अपन क्या इसकी- मतलब वो BBB का? BBB+ होता है, जैसे क्या होता है कि जब भी कोई बोरोइंग करता है तो बोरोइंग करने के लिए ना उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है, ठीक है। कि भाई मेरी वर्दीनेस क्या है, कि मेरी एक्चुअली हिंदी में अगेन बोले औकात क्या है, कि क्या मेरे में क्षमता भी है ये पैसा वापस करने की, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो मुझे 3 साल में 4 साल में कुल मिला के पैसा वापस करना है। तो उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक क्रिसिल, केयर, इकरा, ये 3 बड़ी एजेंसीज हैं, ये रेटिंग करती हैं और उनको एक ग्रेड देती हैं। तो वो ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं, मतलब इससे मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो वो जो मिनिमम इतना ही होना चाहिए वो BBB+ होता है, तो BBB+ से वो ऊपर रहेंगे तो बेटर है। 99% केसेस में वो सारे BBB+ से ऊपर रहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं तो लाने नहीं देता उनको। पहली चीज ये होगी। प्लेटफॉर्म की भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उनकी होता है। क्रेडिबिलिटी भी है। कल को आप बोलोगे यार मेरे तो, वो आप थोड़ी बोलोगे बॉन्ड में पैसे डूब गए, आप बोलोगे मेरे तो ग्रिप की वजह से पैसे डूब गए, या मेरी तो जिराफ की वजह से पैसे डूब गए, Right. है ना। आप मेन बॉन्ड का नाम नहीं लोगे, आप तो प्लेटफॉर्म का नाम लोगे। लोग थोड़ी बोलते हैं कि मेरा वो सप्लायर ने प्रोडक्ट नहीं भेजा, मेरा अमेजॉन ने प्रोडक्ट नहीं भेजा, हाँ, तो साख खराब होती है अमेजॉन की, तो अमेजॉन को ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों। तो ये हो गया आपका रेटिंग। सेकंड चीज हो गई कि एसेट कवर क्या है। अगर करोड़ रुपए का वो टोटल रेज कर रहे हैं, तो उस करोड़ रुपए के अगेंस्ट किस चीज को मॉर्गेज कर रहे हैं। क्या कोई जमीन को कर रहे हैं, क्या कोई गाड़ी को कर रहे हैं, क्या कोई कैश फ्लोज को मॉर्गेज कर देते हैं कि आगे आने वाले 3 साल के कैश फ्लोज एक एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। वो एस्क्रो अकाउंट में जो है अधिकार इस कंपनी का होगा जिसने इनको लोन दे रही है, ये जो सेंट्रल कंपनी है, वो उसका अधिकार होगा कि इस कंपनी का कैश फ्लोज को पकड़ के रखे। तो क्या चीज वो मॉर्गेज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये 2 बड़े पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद ऑफरिंग को थोड़ा सा बेसिक समझ ले कि वो किस पर्पस के लिए जा रहा है। अगर देखिए वो इस कोई पुराने लोन को रीपे करने के लिए जा रहा है, तो मेरे को लगता है वो नहीं करना चाहिए, वो पहले ही कर्जे में है वो पहले कर्जे में। अगर वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, कोई नई केपेक्स हो रही है, कोई नया वर्किंग कैपिटल खड़ा हो रहा है जिससे धंधा मूव करेगा, तो उसमें पैसे डालने चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये 2-3 बेसिक चीजें भी अगर इंसान देख ले, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स इतने अच्छे हो गए कि ये ठीक से प्रेजेंट कर देते हैं, ओके तो उससे आपको एक अच्छा नो हाउ मिल जाता है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। इसके अलावा कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक तो ये हो गया। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी पीछे बहुत अंडररेटेड था पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो 8 साल की अवधि का सबसे पहले रिलीज हुआ था, थोड़ा इसके बारे में भी खुल के बताइए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन मतलब सरकार, गोल्ड बॉन्ड मतलब गोल्ड के अगेंस्ट पैसा। तो सागर जी, इंडिया में करीबन 1400-1500 टन सोना इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट होता है या तो लेजिटिमेट तरीके से इंपोर्ट होता है, बुलियन जिसमें प्रॉपर बिलिंग होती है, और कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, स्मगलिंग भी होती है, सब ठीक होता है। है। तो इंडिया के लिए जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट होता है तो करेंसी आउटफ्लो हो जाती है, आउटफ्लो मींस मतलब जो डॉलर है वो चला जाता है। अगर एक इंडियन गोल्ड मैन्युफैक्चरर को गोल्ड का बुलियन खरीदना है तो वो इंपोर्ट होगा। और अंदर समझा, गोल्ड का बुलियन खरीदना मींस मतलब आज समझो मैं एक गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर, मुझे गोल्ड तो चाहिए। अब मुझे गोल्ड कहां से मिलेगा? इंडिया में तो गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं गोल्ड कहां से खरीदूंगा? बाहर से खरीदूंगा, ठीक है। बाहर से मंगवाऊंगा गोल्ड। कहां से मंगवाऊंगा? स्विट्जरलैंड में कोई रिफाइनरी है, वहां से मंगवा लूंगा, दुबई से मंगवा लूंगा। तो ये ऑफिशियल चैनल से आएगा। अब वो इंडियन रुपीस तो लेंगे नहीं दुबई वाले या स्विट्जरलैंड वाले, वो डॉलर में लेंगे। तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे रुपए ले लो, मुझे डॉलर दे दो। तो उससे क्या होगा? आरबीआई की करेंसी का एक्सचेंज कम हो जाता है, उनके पास जो पैसा पड़ा रहता है डॉलर में वो कम हो जाता है, एक रिजर्व्स खत्म होने लग जाता है, क्योंकि उसने मुझे दे दिया। क्योंकि उसने मुझे दे दिया और मैंने जाके किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे दिया, उसने मुझे सोना भेज दिया। राइट। अब वो सोने की जो बार मेरे को भेजा, समझो 10 किलो का सोना मैंने खरीदा। अब 10 किलो के सोने से मैंने चेन्स बनाई, ठीक है जी। चेन्स बनाई तो सागर जी आ गए दुकान में, बोले भाई हमारे को तो आज चाहिए 200 ग्राम की चेन चाहिए। तो बहुत अच्छी सारी चेन्स देखी, 200 ग्राम की चेन उन्होंने खरीद ली। अब 200 ग्राम की चेन खरीद ली और पहन ली। अब इसका क्या प्रोडक्टिव यूज है? ये तो सिस्टम से पैसा खत्म हो गया, बाहर चला गया, ये डेड एसेट हो गया, ऑर्नामेंटल एसेट हो गया। तो हमारे पास आज कोई ब्रेसलेट है, कोई चेन है, कोई रिंग है, तो ये ऑर्नामेंटल एसेट है, ये घूम रहा नहीं है, ये रोटेट नहीं कर रहा। तो ना ये सरकार को टैक्स दे रहा है, एक ही बार टैक्स दे रहा है, एक ही बार इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, टैक्स दे दिया। अब वो गोल्ड चेन पड़ी है, मेरे घर पे पड़ी है, मेरी माता पिता के टाइम पे, दादा दादी के टाइम से गोल्ड जो पड़ा है वो पड़ा हुआ है, तो वो इनमोबिलाइज्ड गोल्ड था, इनमोबिलाइज्ड गोल्ड था। ऐसा भारत में करीबन 25,000 टन 25,000 केजीज का गोल्ड इंडिया में आज हाउस होल्ड गोल्ड है, जो घरों में जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना से भी ज्यादा, यूएसए से भी ज्यादा। तो भारत में, क्योंकि ये हमारा फेटिश है गोल्ड का। ओके, ये हमारे को तो गोल्ड बहुत पसंद है सबको। आप जानते हो साउथ की शादियों में तो मतलब बंदा नहीं दिखता, सिर्फ गोल्ड दिखता है, या लेडी नहीं दिखती, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा होता है उसके ऊपर। तो हमारा फेटिश है गोल्ड, तो हमारा फेटिश है, तो हमारे पास 25,000 टन का सोना है। अब वो इमोबिलाइज्ड एसेट है।
अब सरकार सोच में पड़ जाती है यार कि एसेट तो आ रहा ही नहीं है, यूज ही नहीं हो रहा मार्केट में, ये पैसा तो ब्लॉक होके पड़ा है, सबके घर में पड़ा हुआ है। सबके घर में पड़ा हुआ है, लेडीज के घर में पड़ा हुआ है, जेंट्स ने रखा हुआ है, सबको अलाउड है, किसी को 500 ग्राम अलाउड है, किसी को 250 ग्राम, जो भी नियम है उसके हिसाब से अलाउड है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको मोबिलाइज कैसे करें? तो सरकार एक स्कीम लेके आई जिसे कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सरकार ने बोला कि भाइयों आपके पास गोल्ड पड़ा है ना, वो गोल्ड के अगेंस्ट आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, ठीक है? आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास 100 ग्राम की चेन जमा कर दो और हम आपको एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दे देंगे। आप हमारे पास आओ, सरकार के पास हाँ, जाओ। सरकार के एजेंसीज के पास जाओ और उनसे गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, ठीक है? उनको आपने अपना गोल्ड सोना के दे दो। गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। उनको अपना सोना दे दो और हाँ, उसके वो बदले एक में बॉन्ड, दे एक पेपर दे देंगे आपको। ठीक है। अब वो पेपर देंगे तो गोल्ड अब यूटिलाइज हो जाएगा, पैसा मार्केट में आ गया। आपको क्या देंगे वो अब उसके एवज में? आपने अपनी चीज रख दीजिए, तो वो कहते हैं हम आपको साल में करीबन 3% का ब्याज देंगे और 8 साल का लॉक इन है। 8 साल तक आप मेरे से वापस नहीं लेने आ सकते, क्योंकि मैं इस पैसे को रोटेट करूंगा, कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो 8 साल तक अब ये पैसा लेने आप वापस नहीं आ सकते। 8 साल बाद जब आप आओगे तो जो गोल्ड का रेट उस दिन का होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा पैसा वापस। पैसा वापस मिल जाएगा, पैसा वापस मिल वो जाएगा, सोना नहीं मिलेगा या गोल्ड वापस मिल जाएगा, जो भी चॉइस है आपकी। अच्छा, जो भी चॉइस है आपकी, ओके। क्योंकि गोल्ड तो अंडरलाइंग एसेट है ही, रियल चीज है, असली चीज है। तो इसमें क्या हुआ, जब पहला गोल्ड एसजीबी आया, पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, तो उसमें जो 8 साल में प्राइस राइज हुआ वो करीबन 11 से 12% कंपाउंडेड था, यानी हर साल 12% गोल्ड का प्राइस बढ़ा। उसके अलावा सरकार आपको 3% और दे रही थी, तो 15% हो गया। तो ये हर साल 3%? हर साल 3%, ठीक है? तो हर साल आपको 3% का ब्याज आ रहा था, उस पर आपको टैक्स देना था। और ये जो 12% कंपाउंड हुआ, ग्रो हो रहा था, उस पर टैक्स भी नहीं देना था, ओके। क्यों? तो चीजें आपकी थी शुरू से, किस बात का टैक्स दूंगा? वो तो मैंने आपको दिया ना मोबिलाइज करने के लिए, राइट। तो मैं किस बात का टैक्स दूंगा भाई? मेरी चीज पे मैं गेन लेने के बाद मैं ही टैक्स दे दूं तो बेवकूफी होगी ना। तो ये बड़ा अच्छा एक मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का गोल्ड का, जिसमें पहले स्कीम में एसजीबी ने करीबन आईआरआर जिसे कहते हैं हम, रिटर्न्स, टोटल कुल रिटर्न सालाना करीबन 14 से 15% का रिटर्न दिया। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प बन के आया, सेफ साउंड सरकार का। ओके। आज भी गोल्ड इंक्रीज कर रहा है, 1 साल पहले जो रेट था आज उसके देखोगे तो करीबन 10 से 11% का अंतर आ चुका है। बट मैं जिस एसजीबी को जानता हूं वहां पर गोल्ड देना तो नहीं पड़ता? नहीं, वहां देखिए हम पैसे देकर के बॉन्ड खरीद लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज है गोल्ड। अच्छा, आप कह रहे हो या तो गोल्ड दे दो, हाँ, या फिर पैसे दे दो। यस, दोनों पॉसिबिलिटी।